हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैरिलो। आज से हम एक प्लेलिस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम बीएनएसएस दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के बारे में पढ़ेंगे। और ये हमारी प्लेलिस्ट का लेक्चर 1 होगा जिसमें हम बीएनएसएस के इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। So, first we're gonna deal with the topics to be covered in this video. So our first topic is Introduction to BNSS 2023. Second, Constitutional Essence of BNSS 2023. Third, why BNSS is needed. Fourth, Hierarchy of Criminal Courts. Fifth, Powers and Functions of Criminal Courts. So when we're gonna deal with the introduction, जब हम BNSS की इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो जो BNSS है दैट इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, ये एक न्यू प्रोसीजरल क्रिमिनल कोड है जो कि रिप्लेस करता है हमारी सीआरपीसी को। ओल्ड लॉज में, ओल्ड क्रिमिनल लॉज में क्या चलता था, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 का जो कोड है उसको रिप्लेस करता है हमारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और ये कब आया था? इट केम इनटू फोर्स ऑन 1 जुलाई 2024 और ये एक बैकबोन की तरह काम करता है हमारे क्रिमिनल जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो कि रेगुलेट करता है किस चीज को, इन्वेस्टिगेशन को, इंक्वायरी को, ट्रायल को एंड एडजुडिकेशन ऑफ ऑफेंसेस को। ठीक है। एंड व्हेन वी गोना, जब हमें बीएनएस को समझने की बात कर रहे होते हैं तो जो हमारी बीएनएसएस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल के प्रिंसिपल्स किससे अलग नहीं है। मतलब हमारे जो बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स है जिनको हम बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स भी कह सकते हैं, वो उन्हीं के रिवॉल्व अराउंड करती है बीएनएसएस हमारी। और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स में स्पेशली कौन से आर्टिकल्स आगे, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22। एंड बीएनएसएस जो है वो इंश्योर करता है हमारी फेयर ट्रायल को, ड्यू प्रोसेस को एंड पर्सनल लिबर्टी को। So our next topic is to understand about constitutional essence. हमने लास्ट स्लाइड में ना एक ये बोला था कि जो हमारी बीएनएसएस है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। मतलब हमारी जो बीएनएसएस जो बनाई गई है, जो ड्राफ्ट बनाया गया है उसका, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रिंसिपल्स है दैट इज फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स है उनको मेनली ध्यान में रखकर तब बनाया गया है। कोई भी हमारा जो सेक्शन है बीएनएसएस का वो उन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को ओवरराइड नहीं करता है। So our first point is rule of law and equality. जो हमारी बीएनएसएस है दैट इज आर्टिकल 14 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगर रिगार्डिंग बात करें तो इक्वालिटी से डील कर रहा होता है, लेकिन अब देखते हैं कि ये बीएनएसएस के कॉन्टेक्स्ट में कैसे इसको फुलफिल करता है। तो हमारी बीएनएसएस जो है वो इंश्योर करती है एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर होना चाहिए सारे ऑफेंसेस के लिए, जो कि हम सेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस में भी देख सकते हैं। अब सेक्शन 4 ऑफ बीएनएसएस अगर आप अपना बेयर एक्ट खोलेंगे तो उसमें आप बोल सकते हैं कि all offences under the BNSS shall be investigated, inquired into, tried and otherwise dealt with according to the provisions hereinafter contained. That says कि एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर होना चाहिए। मतलब चाहे कितने भी ऑफेंसेस हैं उनके लिए एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर ही प्रोवाइड किया गया है, अनलेस एंड अनटिल कोई स्पेशल प्रोविजन उस पर्टिकुलर सेक्शन में या उस पर्टिकुलर ऑफेंसेस के लिए गिवन नहीं किया गया। अदरवाइज अगर स्पेशल लॉज हमेशा प्रिवेल करते हैं जनरल लॉज पे, तो अगर स्पेशल लॉज में कोई स्पेशल प्रोसीजर दिया गया है देन वो जो ऑफेंसेस है उससे डील करेगा। अदरवाइज हम बीएनएसएस को एक जनरल रूल की तरह मान के चलेंगे, एक जनरल लॉ की तरह मान के चलेंगे एंड उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोसीजर चलेगा। और जो हमारा बीएनएसएस है ये प्रिवेंट करता है आर्बिट्रेरीनेस इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल को भी, which means that BNSS prevent arbitrariness by establishing strict timelines, technological mandates and enhanced procedural safeguards. जो हमारा BNSS है वो accused centric approach से victim centric approach की तरफ shift कर जाता है and it also requires greater transparency from investigating agencies. So now move to second point, that is protection of life and personal liberty, that is Article 21. जो BNSS है that incorporates fair, just and reasonable procedure. As we also seen in Article 14, वो एक यूनिफॉर्म प्रोसीजर की बात करता है और उसके साथ साथ एक फेयर, जस्ट और एक रीजनेबल प्रोसीजर की भी बात करता है। जो हमारा बीएनएसएस है वो एम्फेसाइज करता है एक स्पीडी ट्रायल पे, डिजिटल एविडेंसेस पे एंड ट्रांसपेरेंसी इन विक्टिम राइट्स पे, बिकॉज इट शिफ्ट्स फ्रॉम एक्यूज्ड सेंट्रिक टू विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है। नाउ मूव टू थर्ड पॉइंट, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट, आर्टिकल 22.
जो हमारी बीएनएसएस है ये प्रोसीजरल सेफगार्ड प्रोवाइड करवाती है अरेस्ट में, डिटेंशन में एंड बेल के टाइम पे, और ये उसे इंश्योर करती है कि लीगल रिप्रेजेंटेशन कराया जाए जो कि एक्यूज्ड पर्सन होगा और उसको प्रोड्यूस किया जाए बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन अ स्पेसिफिक टाइमलाइन जो कि हमारी बीएनएसएस में गिवन है, और ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ मूव टू द फोर्थ पॉइंट दैट इज डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। जो हमारी बीएनएसएस है वो एक क्लियर डिवीजन प्रोवाइड करवाती है किसके बीच में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बीच में दैट विच डील्स विद द ट्रायल फंक्शंस, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स के बीच में जो कि प्रिवेंटिव फंक्शंस की तरफ डील करता है। ठीक है, नाउ मूव टू द फिफ्थ पॉइंट दैट इज नेचुरल जस्टिस। जो हमारा नेचुरल जस्टिस है वो, या फिर जो हमारा बीएनएसएस है वो मेनली एक ही चीज पे रिलाई करता है, मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट मेनली एक ही चीज पे, दैट इज ओडी अल्ट्रम पार्टम, हियर द अदर साइड। मतलब वो एक ही साइड के सुन के डिसीजन नहीं दे देता, दोनों ही साइड को इक्वली इंपॉर्टेंस दी गई है। ठीक है, और ऑडी अल्ट्रम पार्टम में फेयर इंश्योर करता है कि फेयर ट्रायल किया जाए, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाए एंड रीसेंट जजमेंट्स प्रोवाइड की जाए। So, and next topic is why BNSS is needed. तो द मेन कॉन्टेक्स्ट इज कि भाई सीआरपीसी जब हमारे पास था, सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, तो हमें बीएनएसएस को लाने की जरूरत क्यों पड़ी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ आउटडेटेड कॉलोनियल लॉ। ठीक है, जो सीआरपीसी है वो पुराना कोड हो चुका था। ठीक है, 1973 का इतना पुराना कोड हो चुका था। अब लेकिन जो बीएनएसएस है वो हमारे मॉडर्न स्ट्रक्चर से कंपैटिबल है। ठीक है, और जिसमें कि 1973 से 2026 तक बहुत सारे चेंजेस आए होंगे। ठीक है, तो इस वजह से उस चीज से compete करने के लिए, टू compete विद द मॉडर्न जनरेशन कह लो या मॉडर्न टाइम कह लो, इसलिए हमें बीएनएसएस की जरूरत पड़ी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने एज इट इज उठा लिया सीआरपीसी को, मतलब सीआरपीसी को एज इट इज कॉपी कर लिया बीएनएसएस में। हाँ, बहुत सारे प्रोविजंस कॉपी करे हैं, बट जहां पे भी रिक्वायरमेंट है हमने उसको चेंज करके अपने नीड ऑफ द आर के अकॉर्डिंग चेंज भी किया है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इज नीड फॉर स्पीडी जस्टिस। ठीक है, अब जो सीआरपीसी थे उसमें उसके अकॉर्डिंग अगर हम चल रहे थे ना तो बहुत सारे बैकलॉग्स हो चुके थे, केसेस में बहुत ज्यादा डिलेज हो रहा था, बहुत सारे केसेस जो थे वो पेंडिंग थे। लेकिन जो हमारा बीएनएसएस होता है वो इंट्रोड्यूस करता है एक टाइम बाउंड प्रोसीजर्स कि इतने टाइम के अंदर ही ये प्रोसीजर फुलफिल हो जाना चाहिए। ठीक है, नाउ द थर्ड पॉइंट इज डिजिटलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। 1973 वहां पे उस टाइम पे कोई भी इतना डिजिटली यूज किया कर नहीं सकता था भाई। डिजिटल मॉडर्न इंडिया तो अब कहने लगा है ना कि भाई डिजिटलाइजेशन अभी स्टार्ट हुई है। 1973 में तो लोग इसको जानते ही नहीं थे, इनफैक्ट फोन भी रेयरली किसी के पास होते थे। तो जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस है उसको डिजिटल करवा दिया गया है। इसको इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर से, मतलब पहले एफआईआर पुलिस स्टेशन जाके की जाती थी, लेकिन अब तुम ऑनलाइन भी कर सकते हो एज अकॉर्डिंग टू बीएनएसएस। ठीक है, अब डिजिटल एविडेंसेस भी दे सकते हो तुम एंड ऑनलाइन प्रोसीडिंग्स को भी देख सकते हो तुम। ठीक है, एंड उसमें पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। ठीक है, एंड नाउ फर्स्ट पॉइंट था हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ आउटडेटेड कॉलोनियल लॉ, सेकंड नीड फॉर स्पीडी जस्टिस, थर्ड डिजिटलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल जस्टिस। नाउ मूव टू फोर्थ पॉइंट, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। वही बात जो मैंने लास्ट लाइन में भी बोला था कि जो बीएनएसएस है वो विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच की तरफ ज्यादा शिफ्ट हुआ है एज कंपेयर टू एक्यूज्ड सेंट्रिक अप्रोच। ठीक है, एंड नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज एफिशिएंट एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। जो बीएनएसएस है वो एक एफिशिएंट और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम लेके आता है। ये सिंप्लीफाइज करता है हमारे प्रोसीजर्स को, इनहेंस करता है अकाउंटेबिलिटी ऑफ पुलिस को एंड प्रोसिक्यूशन को, मतलब ट्रांसपेरेंसी लेके आता है और अकाउंटेबिलिटी लेके आता है, मतलब पुलिस की जो लाइक लाइबिलिटीज है वो बढ़ जाती है ज्यादा एंड उनके वर्क करने का प्रोसीजर ज्यादा अकाउंटेबल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रेंथनिंग प्रोसिक्यूशन सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो एस्टेब्लिश किया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, दैट इज सेक्शन 20 ऑफ बीएनएसएस कहता है कि वो एस्टेब्लिश करता है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन किसके लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए। नाउ व्हेन आई रीड सेक्शन 20, एक तो सबसे पहले इस पूरी प्लेलिस्ट में अपने साथ बेयर एक्ट जरूर लेके बैठे, जहां पे भी कोई रेफरेंस हो सेक्शंस का, ऑल्दो मैं अपने ट्राई करूंगी बेस्ट की रीड करके बता दूं आपको। ठीक है, बट स्टिल एक बार अपना बेयर एक्ट से जरूर देखें ताकि आपको एक पिक्चर माइंड में सेट हो सके। ठीक है, कि अगर हम वर्ड्स को सामने देखते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ठीक है, सो सेक्शन 20 ऑफ बीएनएसएस कहता है डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसका फर्स्ट प्रोविजन कहता है सबसेक्शन 1, the state government may establish a directorate of prosecution in the state consisting of a director of prosecution and as many deputy directors of prosecution as it thinks fit। तो कितने भी डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन, डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशंस और एक डायरेक्टोरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन किया जाता है अपॉइंट, एंड
डेप्टी डायरेक्टर्स जितने भी करना चाहो उतने कर सकते हो, जिसकी वजह से एक अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है एंड स्ट्रेंथनिंग द प्रोसिक्यूशन सिस्टम को। ठीक है, नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट इज सिंप्लीफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। जो हमारी बीएनएसएस है वो ज्यादा सिंप्लीफाई हो चुकी है, बहुत ज्यादा भी नहीं हुई है लेकिन हाँ कुछ हद तक हुई है। ठीक है, एंड ये मॉडर्न अप्रोच बेस्ड है। ठीक है, reduced procedural complexity, improved coordination between पुलिस, प्रोसिक्यूशन एंड कोर्ट। जो हमारी बीएनएसएस है वो रिड्यूस करती है प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटी को, जो भी प्रोसीजर है उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी थी पहले सीआरपीसी में, उसको रिड्यूस कर दिया गया है और कोऑर्डिनेशन बिठाया गया है किसके बीच में, पुलिस, प्रोसिक्यूशन एंड कोर्ट्स के बीच में। ठीक है, So now let's move to our next topic, that is hierarchy of criminal courts. तो अगर स्टैट्यूटरी बेसिस पे देखें तो ये बीएनएसएस के कौन से सेक्शन से डील करता है, सेक्शन 6 से लेकर 17 जो है वो हायरार्की ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में बताता है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट सेक्शन 6 तो वो बताता है क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स के बारे में। ठीक है, तो उसमें बताया गया है कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोर्ट्स में कि एक तो हमारा कोर्ट ऑफ सेशन होना चाहिए अदर देन हाई कोर्ट एंड जो भी कोर्ट अदर देन द हाई कोर्ट एंड द कोर्ट कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एनी लॉ। इनके अलावा एक तो हमारा कोर्ट ऑफ सेशन होना चाहिए, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट एंड सेकंड क्लासेस होने चाहिए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होना चाहिए एंड एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होना चाहिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द हायरार्किकल स्ट्रक्चर तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा हाई कोर्ट। वैसे तो सबसे पहले अगर स्पैन इंडिया की बात करें तो सबसे पहले आता है सुप्रीम कोर्ट, बट अगर स्टेट वाइज देखें तो सबसे पहले आता है हाई कोर्ट, जिसके पास एक सुपरविजरी जुरिस्डिक्शन होती है अंडर आर्टिकल 227 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अपीलेट एंड रिवीजनल पावर्स होती है उसके बाद। देन आता है कोर्ट ऑफ सेशन जो कि दिया हुआ है सेक्शन 8 ऑफ बीएनएसएस में, जिसके पास ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट है एंड इसमें प्रिसाइड कौन करता है, सेशंस जज करते हैं। देन आते हैं चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स जो कि सेक्शन 10 से डील करता है, जिस इन्हें ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हेड ऑफ मजिस्ट्रेसी है। एंड देन आते हैं हमारे जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स जो कि हमारे सेक्शन 9 में दिया गया है, इसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आ जाते हैं एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आ जाते हैं। देन आता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स जो कि सेक्शन 14 में गिवन है, इसमें आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड प्रिवेंटिव लॉज। ठीक है, सो एक बार दोबारा रिवीजन करें तो फर्स्ट में आता है सुप्रीम कोर्ट को हटा दे तो फर्स्ट आता है हाई कोर्ट जिसके पास सुपरविजरी और जुरिस्डिक्शन एंड अपीलेट एंड रिवीजनल पावर्स है। देन कोर्ट ऑफ सेशन, देन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आते हैं, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, देन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। ठीक है, सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ कोर्ट्स। इसमें बीएनएसएस के सेक्शन 21 से 29 कवर होंगे। ठीक है, तो सेक्शन 21 डील करता है कोर्ट्स बाय विच ऑफेंसेस आर ट्राइबल। ठीक है, कौन से कोर्ट्स में कौन से ऑफेंसेस ट्राई किए जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऑफेंसेस बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंडर हुआ है तो दैट सच ऑफेंसेस में बी ट्राइड बाय या तो वो हाई कोर्ट में ट्राई किए जा सकते हैं या फिर कोर्ट ऑफ सेशंस में। ठीक है, और या फिर एनी अदर कोर्ट्स मेंशन्ड इन द फर्स्ट शेड्यूल। ठीक है, और इसी सेक्शन में एक प्रोवाइजो स्टेटमेंट भी दिया गया है कि अगर कोई ऑफेंस अंडर सेक्शन 63, 64, 68, 70 और 71 ऑफ बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंडर कोई ऐसा ऑफेंस हुआ है जो कि इन सेक्शंस में आता है तो बीएनएस शुड एज फार एज पॉसिबल बी ट्राइड बाय अ विमेन जज। तो इन ऑफेंसेस से ये मेनली विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस है। ठीक है, तो ये जो विमेन रिलेटेड ऑफेंसेस है तो जितना पॉसिबल हो सके तो उसमें जज कौन होंगे, विमेन जज ही होंगे। ठीक है, और अगर ऑफेंसेस किसी अदर लॉज में हुए हैं तो इफ द लॉ स्पेसिफाइज अ कोर्ट, अगर वो लॉ जो है स्पेसिफाई करती है किसी पर्टिकुलर कोर्ट को, then that court then the offenses will be tried by that court only, and if not specified, अगर specified नहीं किया गया then it will be tried by high court or the court mentioned in the first schedule. Now let's move to section 22 of BNSS जो कि डील करता है सेंटेंसिंग पावर्स से। ठीक है, जब हम हाई कोर्ट के सेंटेंसिंग पावर्स की बात करें तो हाई कोर्ट जो है वो कोई भी सेंटेंस दे सकता है, डजंट मैटर कि वो डेथ पेनल्टी है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फिर कितना ही फाइन हो, वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट है या रिगरस इम्प्रिजनमेंट है, कोई भी सेंटेंस दे सकता है विच इज अलाउड बाय द लॉ। ठीक है, और जब बात करते हैं सेशन जज और एडिशनल सेशन जज की, ये भी कोई भी सेंटेंस दे सकते हैं। ठीक है, मतलब कितना ही ज्यादा फाइन दे सकते हैं, कितनी ही ज्यादा इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, इवन डेथ पेनल्टी तक दे सकते हैं, लेकिन जब वो डेथ सेंटेंस दे रहे हैं तो वो हाई कोर्ट द्वारा कंफर्म की जानी चाहिए। डेथ सेंटेंस रिक्वायर्स कंफर्मेशन बाय हाई कोर्ट। ठीक है, अब बात करते हैं पावर्स ऑफ मजिस्ट्रेट्स की जो कि सेक्शन 23 में गिवन है। ठीक है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स की जो है वो कोई भी सेंटेंस दे सकता है, लेकिन इसके 3 एक्सेप्शंस हैं। फर्स्ट आती है हमारी डेथ पेनल्टी,
जो हमारा सीजीएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, वो डेथ पेनल्टी नहीं दे सकता है, वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी नहीं दे सकता है, और ऐसे इम्प्रिजनमेंट जो कि मोर देन 7 ईयर्स है वो भी नहीं दे सकता है। वहीं बात करें तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की, ठीक है, सॉरी, बात करें तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात करें तो इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 ईयर्स जा सकती है, और फाइन अप टू 50,000 या फिर दोनों भी दे सकता है एक साथ, ठीक है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की बात करें तो वो इम्प्रिजनमेंट अप टू फर्स्ट ईयर 1 ईयर तक दे सकता है, एंड फाइन अप टू 10,000 या फिर दोनों दे सकता है। Now our next topic is imprisonment in default of fine, जो कि गिवन है अंडर सेक्शन 24 ऑफ BNSS, ठीक है। तो मैजिस्ट्रेट जो है वो अवॉर्ड कर सकता है, कैन अवॉर्ड इम्प्रिजनमेंट इफ फाइन इज नॉट पेड। अगर फाइन नहीं दिया है तो मैजिस्ट्रेट जो है वो इम्प्रिजनमेंट भी दे सकता है, ठीक है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है, वो कही है कि जो इम्प्रिजनमेंट है दैट मस्ट बी विद इन मैजिस्ट्रेट्स पावर, और मैजिस्ट्रेट्स की पावर जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में ही पढ़ी थी सेक्शन 23 में, तो उसके अंडर होनी चाहिए, विद इन द मैजिस्ट्रेट्स पावर होनी चाहिए। और अगर इम्प्रिजनमेंट ऑलरेडी दे चुके हैं तो जो डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट होगी दैट मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू द 1/4 ऑफ मैक्सिमम टर्म, ठीक है। और मैजिस्ट्रेट जो है वो इम्प्रिजनमेंट दे सकता है जो मेन इम्प्रिजनमेंट है उसको उसके एडिशन में, कैन बी इन एडिशन टू मेन इम्प्रिजनमेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज सेंटेंसिंग फॉर मल्टीपल ऑफेंसेस। अब एक इंसान जो है वो बहुत सारे ऑफेंसेस कर देता है, तो उसके लिए सेंटेंस कैसे दिया जाएगा, ये गिवन है हमारे सेक्शन 25 में। तो जनरल रूल कहता है कि कोर्ट में गिव पनिशमेंट फॉर ईच ऑफेंसेस, हर एक ऑफेंसेस के लिए कोर्ट पनिशमेंट दे सकता है। और ये ऑर्डर करता है, कैन ऑर्डर कॉन्करेंट सेंटेंसेस जो कि एक साथ रन करेंगे, या फिर कोई ऐसे सेंटेंसेस जो एक साथ रन करेंगे, या फिर कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस जैसे वन आफ्टर द अनदर, एक सेंटेंस पूरा हो गया तो अगले सेंटेंस मतलब अगला कोई ऑफेंस होगा उसका सेंटेंस चलेगा, ऐसे भी हो सकता है वहां पे, ठीक है। कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंस का दे तो एग्जाम्पल किसी को फाइन भी दिया गया है और इम्प्रिजनमेंट भी, तो जब इम्प्रिजनमेंट चल रहा है उसका, उसके बाद उसको टाइम दिया जाता है कि तुम इतना फाइन सबमिट कर दो, ठीक है। लेकिन उसकी लिमिटेशन है कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस की। कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस की क्या है कि जो टोटल इम्प्रिजनमेंट होगी वो मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 14 ईयर्स होगी, एंड और या फिर टोटल पनिशमेंट जो होगी वो मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 2 टाइम्स कोर्ट्स पावर फॉर वन ऑफेंस होगी। और अगर अपील करना है तो उसको ट्रीटेड एज अ दैट ऑफेंस मस्ट बी ट्रीटेड एज अ सिंगल सेंटेंस, ठीक है। मतलब जो कॉन्सिक्यूटिव सेंटेंसेस है वो एज अ सिंगल सेंटेंस ट्रीट किया जाएगा। Our next point is power to confer authority, जो कि गिवन है अंडर सेक्शन 26 ऑफ BNSS। तो इसमें हाई कोर्ट या फिर स्टेट गवर्नमेंट में गिव पावर्स टू पर्सन, किसी पर्सन को वो पावर्स दे सकते हैं। कैसे दे सकते हैं, बाय नेम, बाय ऑफिस और टाइटल, और ये कब इफेक्ट होगी, ऑन द डेट व्हेन इट वाज कम्युनिकेटेड, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट इज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पावर्स ऑन प्रमोशन, जो कि गिवन है 27 सेक्शन 27 में। तो इफ ऑफिसर इज प्रमोटेड टू इक्वल और हायर पोस्ट, एक ऑफिसर को प्रमोट कर दिया गया है उसके इक्वल की पोस्ट पे या फिर उससे बड़ी वाली पोस्ट पे, he continues to exercise the same power unless directed otherwise, वो सेम पावर कंटिन्यू करेगा जब तक उसको डायरेक्ट नहीं किया जाए कि तुम ये वाला वर्क करो या फिर इस वाली पोस्ट पे जाओ, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज 8th, पावर टू विथड्रॉ अथॉरिटी, जो कि गिवन है अंडर सेक्शन 28 में। अब पावर कन्फर कर सकते हैं तो विथड्रॉ भी तो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो हाई कोर्ट है और या फिर स्टेट कोर्ट है वो कौन सी पावर्स को विड्रॉ कर सकते हैं, कैन विड्रॉ पावर्स गिवन, कोई भी पावर्स को वो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन वही चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है कैन विड्रॉ पावर्स विच दे ग्रांटेड, ठीक है। जो भी उन्होंने मतलब रिस्पेक्टिव जो मजिस्ट्रेट्स ने जो भी पावर दी हुई होगी वो उन्हीं को ही विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पावर्स ऑफ सक्सेसर। अब सक्सेसर्स की क्या पावर्स होगी, जो कि गिवन है अंडर सेक्शन 29 ऑफ BNSS 2023। तो जनरल रूल कहता है कि सक्सेसर कैन एक्सरसाइज पावर्स ऑफ प्रीवियस जज मजिस्ट्रेट या फिर मजिस्ट्रेट। तो सक्सेसर जो है वो जो हमारे प्रीवियस जज और मजिस्ट्रेट थे उन्हीं की सेम पावर्स जो है वो लाइक एक्सरसाइज कर सकता है। लेकिन इन केस ऑफ अ डाउट सेशन जज जो है वो डिसाइड करेगा सक्सेसर फॉर जजेस, और जजेस के सक्सेसर की पावर्स को कौन डिसाइड करेगा, सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइड करेंगे सक्सेसर फॉर मजिस्ट्रेट्स, मतलब उनकी पावर्स को, ठीक है। So now let's move to the conclusion. तो सेक्शन 21 से 29 ऑफ BNSS जो है 2023 क्लियरली डिफाइन करता है कि कौन से कोर्ट्स कौन से ऑफेंसेस को ट्राई करेंगे, विच कोर्ट्स ट्राई ऑफेंसेस, एंड सेंटेंस लिमिट्स क्या होगी हर एक कोर्ट की, एंड रूल फॉर मल्टीपल पनिशमेंट्स दी जाए तो उनके रूल क्या होंगे, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स लाइक कन्फर्मेंट, विड्रॉल एंड
सक्सेशन के उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या होंगे, और ये जो प्रोविजंस है ये प्रॉपर इंश्योर करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जुडिशियल पावर्स अच्छे से हो, फेयरनेस लाई जाए, एक प्रोसीजरल एफिशिएंसी लेके आया जाए क्रिमिनल ट्रायल्स में. So that's it for today. Thank you and have a nice day.